friends, right now I'm sitting with probably the most important person here because इनसे मैं कल मिला, जैसे मैं बोल रहा था कि मिलना हो गया, एक संजोग था कि संगम गंगा घाट में देवप्रयाग में मिलना हुआ सुधांशु सर से। तो ये यहाँ पे योग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो अभी मैं अलग अलग लोगों से जैसे मिल रहा हूँ, तो अभी तक इन्हीं को ढूंढ रहा था। तो अभी ये काफ़ी बिजी है क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं ऑलरेडी कैंपस में, जैसा आपने देखा। सो मेरा जो भी इनसे क्वेश्चन है मैं अभी इनके तरफ कैमरा कर दूंगा। सो बेसिकली आई वुड रियली लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सर, एंड आई एम श्योर यू ऑल वुड लाइक टू नो के योग का क्या आज के डेट में इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, सोसाइटी में क्या उसका कंट्रीब्यूशन और क्या इसका इम्पोर्टेंस है आज की लाइफ को देखते हुए। और इस पर्टिकुलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में योग का क्या क्या कोर्सेज पढ़ाया जाता है। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर को कि सर अगर अपने बारे में थोड़ा सा भी दर्शकों के लिए अपने बारे में बताएं और यहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में बताएं और योग के बारे में इन जनरल थोड़ा सा जो ज्ञान है वो शेयर करें पब्लिक के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस। तो नमस्कार सर, थोड़ा सा अभी बात कर रहे थे हम योग के बारे में, और आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा आप अगर जानकारी दे दें, और आप ऑब्वियसली आपको सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, फिर भी दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। और फिर जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है यहाँ पे योग का क्या क्या कोर्सेस होता है वो, और साथ में भी योग के बारे में थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों के लिए, उसका आज के लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस ऑल्सो, मे बी इफ़ यू कैन टॉक लिटिल बिट अबाउट हाउ इट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड अदर स्टफ। तो बेसिकली योग का कितना रेलेवेंस है लाइफ में इन जनरल। इट्स वेरी नाइस टू मीट यू फर्स्ट, एंड मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु वर्मा है, and I have completed my yoga journey, means the study of yoga from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Haridwar, and including University of Patanjali. So I have completed my PhD in 2016. So it's been almost 8 years which I have been completed, and I have started teaching, means पढ़ाना शुरू कर दिया था during my scholars, means when I was research scholar. So from 2014 I've been teaching. So it's been almost 10 years of teaching, and I started my career from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya in 2015, as I say. And then I went to Sharda University. Sharda University has interviewed me, and they just want to establish a department exactly. So उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो department establish कर सके. So I went there. I worked for 3 years, and I established department there successfully. There is a lot of Indian students and the foreign students. A lot of students was there, and it was very nice to work with Sharda University. Then suddenly मन change हुआ, and during the COVID, as I told ki in the COVID I went to MIT University and worked there for 2.5 years. Then I came here in 2022, December 2022. So it was very hard to work there in MIT University due to pollution, due to, means मैं योग का हूँ, तो अब योग में क्या है कि हम लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस सच्चाई को जानते हैं कि एट द एंड जब हम जाते हैं, अभी आपको पता होगा रिसेंट में एक हमारे इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उद्योगपति तो नहीं, इन्वेस्टर कहना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट टाइकून झुनझुनवाला जी, तो उनका एक लास्ट इंटरव्यू पे देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आई हैव इन्वेस्टेड एवरीवेयर, बस केवल एक सेक्टर छोड़ दिया। कौन सा? हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर छोड़ दिया, तो इसलिए शायद उनको कार्डियक अटैक आया था, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इंडिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर मैं कहना चाहूँगा उनको, तो उन्होंने कहा कि सारे सब सेक्टर में इन्वेस्ट किया, बस हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया। तो अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए था, इतने पैसे का क्या ही करना है। तो कुछ ऐसा ही सोच के उस समय पर इन 2022 मुझे लगा कि शायद एयर इज़ पोल्यूटेड, वाटर इज़ पोल्यूटेड, एवरीथिंग इज़ पोल्यूटेड, इवन द माइंड इज़ पोल्यूटेड। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक रेस्ट लेना चाहिए।
और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यहाँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग में काम करने की, एंड एट दैट टाइम हियर ओनली द डिपार्टमेंट वाज नॉट देयर। तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नहीं था, तो मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना था, तो मुझे लगा चलो एक नया चैलेंज है और चलेंगे। तो यहाँ का जो बेसिक अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन था यहाँ का संगम। संगम एक अट्रैक्शन था, गंगा जी बहुत बड़ी अट्रैक्शन मेरे अपने पर्सनल के लिए, उसके साथ में एयर बिल्कुल प्योर एंड वाटर बिल्कुल प्योर, तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था। तो आई केम हियर और मैंने सारी कुछ देखा, और सारा कुछ देखने के बाद आई जस्ट वेंट बैक टू एमिटी एंड आई रिजाइंड कि अब तो मुझे यहीं काम करना है। और तो मैं यहाँ आ गया, धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश किया। एमिटी नोएडा में थे? एमिटी नोएडा सेक्टर 125। तो इट वाज वेरी मीन्स वेरी गुड टू वर्क देयर एंड द कल्चर वाज वेरी गुड, बट इट्स मतलब वहाँ कुछ ऐसा बुरा नहीं था, बट जो दिल्ली एनसीआर का जो लोकल का जो पोल्यूशन है वो सारी चीज़ें, और फिर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा, फिर वाटर पोल्यूटेड, ईच एंड एवरीथिंग इज, मतलब तो लगा कि यार लाइफ में क्या ही है, इतना पैसा क्यों ही चाहिए। मतलब पैसा ठीक है चाहिए, नो डाउट, हमारी यूथ आज यंग जनरेशन ही सोचते ना कि पैसा पैसा पैसा, ठीक है, लेकिन उतना पैसा लेकर के कहाँ जाना है और क्या करना है इतने पैसे का। मतलब एट द एंड अगर बहुत सारा पैसा हो लेकिन हेल्थ ना हो, देन सो एक बार तो थोड़ा सा रुक करके सोचना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। और तो फिर इस डिपार्टमेंट का नाम फिर हम लोगों ने सजेस्ट किया योगा एंड हेल्थ, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो स्कूल का नाम है वो हेल्थ पर है हमारा, जिस स्कूल के अंदर हम आते हैं, और जिस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं ये है योगिक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट। सो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड हियर with the help of director sir and by the grace of our vice chancellor sir. तो मतलब they both have very keen interest in yoga. योग में उनका इतना अच्छा मतलब रुचि है, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं हो तो कोई भी चीज़ यहाँ पर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब हमारे सबॉर्डिनेट जो हमारे बॉस हैं, जो इमीडिएट बॉस हैं, उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है तो हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली प्रपोजल्स हम देते हैं, लेकिन उस प्रपोजल्स को सुनने और उसको समझने के लिए जो वो फुर्सत निकालते हैं, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि एटलीस्ट वो फुर्सत निकालते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उसकी ग्रेविटी को समझते हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। मतलब वो उसको एज ए चैलेंज नहीं लेते। योग डिपार्टमेंट में यहाँ पर ऑलमोस्ट अब दूसरा बैच है हमारा, 2 बैचेस यहाँ पर ऑलरेडी चल चुके हैं। तो एक बैच हमने जब स्टार्ट किया था इनिशियल फेज में, तो बीएससी और एमएससी योगिक साइंस से स्टार्ट किया था। तो अभी 2 बैच। एक चीज़ जस्ट पूछना चाहूँगा इन बिटवीन कि इसका उद्घाटन मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने किया 3 साल पहले शायद किया, ये नया वाला कैंपस, ये वाला ये कैंपस नहीं, ये कैंपस इनॉग्रेशन हुआ है 2024 इन द मंथ ऑफ फरवरी। अच्छा अच्छा, हाँ, इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024, लास्ट ईयर, मतलब अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। अच्छा, जस्ट 1 साल पहले ये नया वाला जो जिस रूप में अभी देख रहा हूँ। हाँ, जिस रूप में तो मोदी जी 1 साल पहले ही आए थे। ऑल्दो ये बनना स्टार्ट हो गया था, कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो गई थी 2016 में, लेकिन अब क्या है कि इतना बड़ा कैंपस है, पहाड़ है, चीज़ों को ब्रेक करना, फिर बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना, ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। तो 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये जो आप इतना सुंदर कैंपस है, बहुत सुंदर दिखता है दूर से ये कैंपस, बहुत ही अच्छा। तो अभी इनॉग्रल हुआ फरवरी 2024 में, और अब यहाँ पर दो बैच हमारे दोनों कोर्सेज के हैं, और इतने के बाद हमने यहाँ पर रिसर्च के लिए अब पीएचडी डिग्रीज भी स्टार्ट करी हैं। अच्छा, तो उसके भी मतलब एडवर्टीजमेंट्स हो गए, सारी पोस्टें निकल गई, अब उसका फाइनल एक स्टेप बाकी है, केवल इंटरव्यू होना है उसका, एक वाइवा हो जाएगा, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। इन द मीन टाइम जब से एंट्रेंस हुआ है और जब वाइवा हो रहा है, इसके बीच में बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी कवायद हो चुकी है ऑलरेडी, एक रिसर्च लैब सेटअप करने के लिए। हो सकता है प्रोबेबली बहुत जल्द हम उसको सेटअप कर पाएंगे। वेरी गुड। और जानना चाहूँगा कि अगर आप दर्शकों के लिए थोड़ा बता सकें कि रिसर्च योगा के स्कूल में मतलब रिसर्च जो होती है वो किस तरह की होती है, अगर एक आध एग्जांपल आप दे सकें, किस लाइन में रिसर्च होती है? हाँ, एक्चुअली योग का जो देखिए मूल, जिस चीज़ के लिए योग अपने मूर्त रूप में आया, यानी जिस चीज़ के लिए
हमारे ऋषियों ने योग को समाज के लिए दिया, तो मेजर जो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था to be free from all the miseries, to get rid of the reincarnation, यानी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ये जो चक्र है ना, इस चक्र से मुक्ति यानी लिबरेट करने के लिए सोल को मुक्त करने के लिए, जिसको एक कहते हैं ना समाधि की अवस्था, तो वो अवस्था तक पहुंचना और जिससे सोल मुक्त हो जाए। तो वास्तविक एंशियंट विजडम की अगर हम बात करें तो उन्होंने डेवलप इसलिए किया था, बट बहुत लंबे समय की डिस्टेंस के बाद, यानी ऑलमोस्ट 3000 सालों के बाद आज जब हम जहाँ बैठे हैं और जब हम योग की बात करते हैं, तो नाउ दीज डेज योगा इज़ नोन फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, इजंट इट? एंड ऑब्वियसली उसके हेल्थ बेनिफिट्स हम लेते हैं कुछ आसनों को करके, कुछ प्राणायाम को करके। आप भी बहुत कुछ योग के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि यम और नियम भी एक योग का अंग है, तो क्या मुझे लगता है कि शायद आपका जवाब ना में होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्याहार भी योग का एक अंग है, तो शायद आपका जवाब ना में होगा। शायद मे भी, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन आपके ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों का जवाब ना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आसना इज योगा, है ना, फिजिकल प्रैक्टिस इज योगा, तो एवरीवन नोज, सब लोग जानते हैं। तो ये जो आसन है या जो प्राणायाम हम करते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कह देते हैं, हाइपर वेंटिलेशन, है ना, ये सारी चीज़ें जो नाम आ गए हैं वेस्टर्न वर्ड से, तो वस्तुतः ये जो है ना, ये एक पार्ट है योग का, कंप्लीट योग नहीं है। बड़ी हाथी है, उसका सिर्फ पैर पकड़ के ये कह देना कि हाथी खंभे जैसी होती है, शायद ठीक नहीं है, लेकिन वही हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि वही हो रहा है, बट बाकी पूरे को जब एक्सपीरियंस करेंगे, अभी तो आपने छोटे से एक पार्ट को एक्सपीरियंस किया, केवल आसना प्रैक्टिस करी, केवल प्राणायाम प्रैक्टिस करी, इन दोनों प्रैक्टिस को करने के बाद आपको लगता है कि वाओ व्हाट अमेजिंग इफेक्ट। तो जब आप पूरे को करेंगे तो आपको मतलब जो रियल स्पिरिचुअल जो टच मिलेगा और जो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस आएगा, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। वैसे यहाँ पे एक चीज़ मुझे ध्यान आया, जैसे आप बोल रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, नियम नियम प्रत्याहार और जो आसन प्राणायाम, धारणा समाधि, ये तो मुझे किसी ने बोला था कि मतलब योगा टीचर किसी ने बोला था कि आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे गुरुज हैं जो एकदम से बोलते हैं कि कोई एक चक्र कुंडलिनी अवेक कराना, तो उस टीचर ने बोला था कि ऐसा कभी कोई शॉर्टकट मत करने आना, क्योंकि जो आसनास वगैरह होते हैं वो हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, क्योंकि इवेंचुअली जब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टेजेस के थ्रू जाके, फाइनली जब कुंडलिनी अवेकनिंग होने के लिए भी बॉडी को उस लेवल का होना चाहिए, तो आसना हमें वो स्ट्रेंथ देता है। तो आई थिंक वही आप शायद जो आप कह रहे थे कि अभी भी जैसे हम ऋषिकेश में देखते हैं बहुत सारा के कोर्सेज हो रहे हैं कि 1 महीने में टीचर्स ट्रेनिंग हो रहा है। नॉट इवन ऋषिकेश, even throughout the world, even in the western world. So research हम कर रहे हैं, तो research हम किस चीज़ की कर सकते हैं? So no, there is no machine which can catch what your experience means. Your experience cannot be caught by the machine, isn't it? कितना भी AI डेवलप कर लो, इमोशनल AI डेवलप कर लो आप, लेकिन कोई AI आपके जैसा एक्सपीरियंस, जैसा आपका कॉग्निशन है, जो आप परसीव कर रहे हो, जो आप अंडरस्टैंडिंग है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो मेजर करके सामने नहीं रख सकती। और ऑब्वियसली सेम पिंच का यानी सेम सॉल्ट को किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, दैट डिपेंड्स, मतलब इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। तो ऑब्वियसली जब आप इसको करते हैं तो जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस से जो आप फील करते हैं, वो फीलिंग कभी मशीन कैच नहीं कर सकती। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप यम और नियम और उसके बाद इन दोनों को फॉलो करने के बाद जब आप आसन करते हो, तो आपके अंदर एक चेंज दिखाई पड़ता है, एंड दैट चेंज, जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है? वो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि उसको जब कोई देखता है ना, तो उसे दिखाई पड़ता है कुछ लोगों को देखा होगा आपने, वो क्या होता है, बहुत शांत है, आप उनके सामने कुछ भी कर लो, आप उनको हिला नहीं सकते, मतलब आपको लगता है कि यार इसको मैं गुस्सा नहीं दिला पाऊंगा, मैं कुछ भी कर लो, इट्स ओके।
चलो आप कोशिश करके उसको गुस्सा मत दिलाओ, उसको उकसाने की कोशिश मत करो, लेकिन आप देखते हो कि वो एक शांत है, बिल्कुल प्रशांत वाइदा। आपने बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूब पे जग्गी वासुदेव जी को सुना होगा, सुना है? बिल्कुल। श्री श्री रविशंकर जी को हाँ, सुना होगा, हाँ, हाँ। आपने सुना है? कभी भी उनकी वॉइस लाउड नहीं होती। आपको लगता है कभी वो कि उनको सुन करके, उनको देख करके कि इन्होंने कभी चिल्लाया भी होगा, कभी देखा भी होगा? कभी नहीं। वो एक ही पैटर्न में ऑल द टाइम रहते हैं। कैसे? क्यों? वो ह्यूमन नहीं है, उनके अंदर इमोशंस नहीं है? क्या उनमें हार्मोनल चेंजेस नहीं होते? क्या उनमें हार्मोन अप एंड डाउन नहीं होते? ये हमेशा एक ही मूड में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को जिया, और ये चीज़ें वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं।